मैं मान्यवर, मैं इस बिल की जरूरत क्या है उस पर आने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। मान्यवर, नरेंद्र मोदी सरकार 2004 में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और ये 10 साल का कालखंड इस देश के गरीबों के लिए जब भी देश का इतिहास लिखा जाएगा स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाएगा। एक 10 साल के समय के अंदर ही इस देश के गरीब को घर देने का काम हुआ, शौचालय देने का काम हुआ, पीने के पानी देने का प्रयास हुआ, 5 किलो अनाज उसको मुफ्त में दिया गया। मान्यवर, इनको सुनना है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। तो दीजिए। मान्यवर, इनको घर में गैस देने का काम हुआ, 5 लाख तक का आयु दवाइयों का पूरा खर्च माफ कर दिया गया और मान्यवर उनके घर में बिजली भी पहुंचाई। अब आप लोग कह रहे 10 ही साल में हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी आने के पहले 75 साल में 12 करोड़ गैस के सिलेंडर गरीबों के नहीं, अर्बन एरिया के गरीबों के बहुत छोटी सी संख्या थी और नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 12 करोड़ बांटे। शौचालय की संख्या भी आपके 75 साल से कई गुना ज्यादा है। घर बनाने की संख्या भी आपके 75 साल से कई गुना ज्यादा है और मान्यवर उसकी दवाई का कोई व्यवस्था नहीं था। आज देश के हर गरीब को, दिल्ली में भी कमल खिल गया, दिल्ली बाकी था वहां पर भी आयुष्मान भारत आ गया। मान्यवर, आज देश के हर गरीब को 5 लाख तक का खर्चे का चिंता नहीं करना। सिर्फ बंगाल बचा है दादा, ये चुनाव के बाद वहां पर भी कमल खिलेगा और वहां पर भी आयुष्मान भारत आ जाएगा। मान्यवर, मैं नहीं बोल रहा था ये बुलवाए, मैं तो सीधा विषय पर जा रहा। मान्यवर, 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए। एक प्रकार से इसको घर मिल गया, घर में बिजली मिल गई, घर में पानी मिल गया, घर में शौचालय मिल गया, घर के ऊपर सोलर पैनल लगने लगा, इसको 5 लाख तक का बीमा मिल गया, 5 किलो अनाज मुफ्त मिल गया। अब गरीब को ये सब मिल तो गया, मगर इसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। समस्या ये आई मान्यवर कि पहले इसका पूरा जीवन पीढ़ियों तक 365 दिन जिन चीजों के लिए जाता था वो सारी चीजें मोदी जी ने 10 साल में समाप्त कर दी। अब वो क्या करे, उसके लिए तो कोई काम ही नहीं बचा। अब वो गरीब को मान्यवर, इनकी बात सही है। ये भौतिक संपदा की जो बात कर रहे हैं, देश में ढेर सारे लोगों को मिला है, मगर विचारों का दारिद्र्य आज भी खलास नहीं हुआ है। अभी मेरे सामने बैठा है, वैचारिक रूप का दारिद्र्य का नरेंद्र भाई के पास ही इलाज नहीं है। मान्यवर, ये विचारों की जो गरीबी है इसको तो हम कैसे मिटा सकते हैं? वो तो पार्टी की हायरार्की में ऊपर से नीचे आती है, अब ऊपर ही नहीं है। हमारे गुजरात में कहावत है कि कुएं में भी नहीं है तो खेत में कहां से आएगा। मान्यवर, ये वैचारिक दारिद्र्य का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मान्यवर, एक गरीब के सामने एक समस्या आ गई कि अब क्या करना। मुफ्त अनाज मिल गया, बिजली का कनेक्शन आ गया, गैस आ, इसके लिए वो संघर्ष कर रहा। अब उसको आगे बढ़ना है, कुछ उद्यम करना है, देश के विकास में अपना योगदान देना है, मगर उसके पास पूंजी नहीं है, बेचारे के पास पूंजी नहीं है।
पूंजी नहीं है तो वो कैसे करे? और मान्यवर, पूंजी बगैर के व्यक्ति को उद्यमिता के साथ जोड़ने का एक ही रास्ता है, कोऑपरेटिव सेक्टर, जिसके माध्यम से 100-100 रुपए की पूंजी के मिलाकर करोड़ों लोग साथ में आकर अपना उद्यम कर रहे हैं, सम्मान पूर्वक जी रहे हैं, स्वरोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं और स्वरोजगारी के माध्यम से देश के विकास में अपना योगदान भी दे रहे हैं। मान्यवर, ढेर सारे अर्थशास्त्रियों के हिसाब से देश के अर्थतंत्र का एक मानांक जीडीपी है। इसको मैं भी स्वीकार करता हूं। जीडीपी एक बहुत बड़ा मानांक होता है देश के अर्थतंत्र की स्वास्थ्य बताने का। मगर भारत जैसा देश जहां 130 करोड़ की आबादी है, इसके साथ जीडीपी के साथ साथ रोजगारी भी बड़ा माध्यम है। मान्यवर, रोजगारी भी बड़ा माध्यम है और सहकारिता क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो 130 करोड़ लोगों को स्वरोजगार के माध्यम से देश के विकास के साथ भी जोड़ता है और अपने सम्मान की भी रक्षा कर सकता है। मान्यवर, इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने 75 साल से देश का किसान, ग्रामीण व्यक्ति, कोऑपरेटिव लीडर मांग कर रहे थे कि देश की भारत सरकार के अंदर एक कोऑपरेटिव मंत्रालय बने। कोई नहीं सुनता था। मोदी जी ने 3.5 साल पहले कोऑपरेटिव मंत्रालय बना दिया और मान्यवर, कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया, उसके बाद में सहकारिता के विकास की एक नया अध्याय शुरू हुआ। मान्यवर, कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाने के बाद देश की 8 लाख सहकारी समितियां हैं, 30 करोड़ लोग इसके सदस्य बने हैं। एक प्रकार से हर परिवार से एक व्यक्ति जुड़ा है। देश में हर 5वां व्यक्ति कोऑपरेटिव से जुड़ा हुआ है और इसके विकास के लिए 75 साल से कोई प्रयास मान्यवर नहीं किया गया था। और मान्यवर, इसीलिए मोदी जी ने कोऑपरेटिव मंत्रालय की स्थापना की। और इसके बाद क्या हुआ? मान्यवर, 3.5 साल के अंदर कोऑपरेटिव मंत्रालय ने ढेर सारा काम किया है। 75 साल से देश के सहकारिता आंदोलन चलते पूरे देश भर में एक प्रकार से सिमेट्रिक आंदोलन नहीं रहा। विसंगतियां हुई। पश्चिम में अच्छा चल रहा था, दक्षिण में अच्छा चल रहा था, मध्य में मध्यम प्रकार का था, उत्तर में निर्बल हो गया, पूर्व में थोड़ा निर्बल हो गया। देश भर में असमान सहकारिता का आंदोलन चल रहा था और इसका विकास करना है तो सबसे पहले गैप्स ढूंढने पड़ेंगे। गैप्स कैसे ढूंढेंगे? कोई डेटाबेस ही नहीं था, क्योंकि सहकारिता राज्य का विषय है, तो गैप्स कैसे ढूंढेंगे? हमने सबसे पहला काम किया, सभी राज्य सरकारों को साथ में रखकर सहकारिता का डेटाबेस तैयार किया और मान्यवर, 2.5 साल में सहकारिता का पूरा डेटाबेस बन चुका है। मान्यवर, आज हमारे डेटाबेस की साइट पर कोई चला जाए और बिहार के नक्शे पर उंगली रखे तो बिहार में टोटल कितनी कोऑपरेटिव है, डेयरी कोऑपरेटिव कितना है, पैक्स कितना है, मार्केटिंग की कितनी है, मत्स्य कितनी, हाउसिंग की, ये सारी चीजें मिलेगी। फिर बिहार के दरभंगा जिले में जाएगा, वहां उंगली रखेगा तो वहां का मिल जाएगा। फिर एक गांव का जाएगा तो गांव का भी मिलेगा। तो चिन्हित होगा कि गैप कहां है और फिर तय हुआ कि 2 लाख नए प्राथमिक कोऑपरेटिव सोसाइटी पैक्स बनाए जाएंगे। इसके बाद देश में एक भी पंचायत ऐसी नहीं होगी जहां पैक्स नहीं हो। और इस बात का भी अध्ययन किया गया कि पैक्स पहले भी बने थे, बंद क्यों हो गए? तो पैक्स इसलिए बंद हुए मान्यवर, इनकी आर्थिक सुधारों के साथ साथ इनकी गतिविधियों पर कई प्रकार की कटौती आ गई। पहले पैक्स डिपॉजिट लेते थे, अब डिपॉजिट लेने में मनाही आ गई। पैक्स अपना ऋण खुद लेते थे, खुद ऋण देते थे तो ब्याज का दर वो तय करते थे। अब रिजर्व बैंक, नाबार्ड ने ब्याज का दर तय कर दिया। अब उनके पास जो पूंजी आती है
इसके 1.5% में ही किसान को देना पड़ता है। तो पैक्स कभी मुनाफा नहीं कर सकता। इसलिए हमने पैक्स के साथ इसके बायलॉज बदलने का निर्णय किया और मैं देश भर की सभी दल की सरकारों का इस सदन में से फ्लोर पर खड़ा रहकर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि पैक्स के बायलॉज भारत सरकार नहीं बदल सकती। पैक्स के बायलॉज राज्य सरकारें ही बदल सकती है। मैंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात किया, मॉडल पैक्स के बायलॉज भेजे और मुझे आनंद है कि कश्मीर से कन्याकुमारी और नॉर्थ ईस्ट से लेकर द्वारका तक पूरे देश ने बायलॉज एक्सेप्ट किए और सभी बायलॉज बदल। माननीय बायलॉज बदलकर हमने क्या किया, 25 से ज्यादा आर्थिक कार्यकलाप पैक्स के साथ जुड़े, इसके अंदर चुनाव की पद्धति जुड़ी और इसके अंदर एक कॉमन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डाला जो देश की सभी भाषाओं में बना हुआ है। मान्यवर, हमने पैक्स लघु मध्यम और दीर्घ अवधि के कृषि ऋण देता है, उन्नत अब बीजों का भी वितरण कर पाएगा, फल सब्जियों का उत्पादन कर पाएगा, मधुमक्खी पालन कर पाएगा, पैक्स मत्स्य सोसाइटी भी होगी, पैक्स डेयरी भी होगा, पैक्स रेशम उत्पादन के साथ भी जुड़ेगा, पैक्स कॉमन सर्विस सेंटर भी होगा। और मान्यवर, मुझे बताते हुए आनंद है कि आज लगभग इस देश के अंदर मान्यवर 43,000 पैक्स 43,000 पैक्स सीएससी बन चुके हैं, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 300 से ज्यादा योजनाएं वहां टिप पर मिलता है। जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कराना है पैक्स से करा लेते हैं, एयर टिकट बुक कराना है पैक्स के करा लेते हैं, रेलवे का टिकट बुक कराना है वहीं से हो जाता है और कई प्रकार के सत्यापन भी आज पैक्स कर सकता है। ऐसे 43,000 पैक्स बने हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र हमने पैक्स बनाए, 36,000 पैक्स पीएमकेएसके के रूप में आज काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बनाने का भी हमने उसको मौका दिया और आज 4,000 से ज्यादा सोसाइटियां जन औषधि केंद्र बन चुकी हैं। पेट्रोल और डीजल आउटलेट के लिए करा, 400 पैक्स अपना पेट्रोल पंप बना चुके हैं। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहा, कई सारे पैक्सों ने आवेदन कर दिए हैं और मान्यवर अब तक भंडारण का काम करीब स्टोरेज का काम, अनाज के स्टोरेज का काम प्राइवेट हाथों में चला गया था। हमने विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना नरेंद्र मोदी जी ने और 576 पैक्स अब तक गोडाउन बनाने का काम चालू कर चुके हैं। 11 पैक्स का गोडाउन समाप्त हो चुका है और पैक्स के माध्यम से ही खरीदा हुआ धान और गेहूं वहीं स्टोरेज होता है और वहीं से हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज पहुंचाया जाता है। मान्यवर, और हमने ये सब बिजनेस करने के लिए, ये सब काम करने के लिए कंप्यूटराइज एक सॉफ्टवेयर दिया। भारत सरकार ने 2516 करोड़ रुपया परिव्यय कर देश की 67,000 पैक्स को कंप्यूटर भी दिया, सॉफ्टवेयर भी दिया और खर्चा कर लेगेसी डेटा का स्टोरेज भी कराया और आज इस 67,930 पैक्स में से मान्यवर 43,658 पैक्स, ये लगभग 2/3 पैक्स लाइव हो गए हैं। शाम को ही इनका अकाउंट हो जाता है, उनका ऑडिट भी ऑनलाइन होता है, सारा कारोबार ऑनलाइन हो चुका है। मान्यवर, एक प्रकार से सहकारिता क्षेत्र में एक क्रांति आई है और 2 लाख बहुउद्देशीय नए पैक्स जो बनाने हैं, इसके लिए एनडीडीबी, एनएफडीबी और राज्यों के संघ, ये तीनों को जिम्मेदारी दी है। पंचायतें भी चिन्हित हो चुकी है, उनकी रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही भी चालू है। अब तक 60,000 से ज्यादा एप्लीकेशन आ चुके हैं और 14,000 से ज्यादा पैक्स उसमें से काम करते हुए हो गए हैं। मान्यवर, जब ये 2 लाख पैक्स हर पंचायत में पहुंचेगा तो फिर से एक बार सिमेट्रिक तरीके से, संतुलित तरीके से हमारे देश का कोऑपरेटिव आंदोलन खड़ा होगा। जब पैक्स बनता है तो ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक बनती है, जब ग्रामीण डेयरी बनती है तो ऊपर जिले की डेयरी बनती है, जब जिले की डेयरी सभी जिलों में बन जाती है
तो प्रदेश का डेयरी का स्ट्रक्चर बनता है। मूल चीज पैक्स है मान्यवर, और ये पैक्स हर पंचायत में पहुंचाने का काम हम दूसरी बार देश की जनता के सामने जनादेश लेने के लिए जाएंगे, उसके पहले हम समाप्त कर देंगे और सहकारिता का व्याप पूरा आगे बढ़ेगा। जैम पर खरीदी के लिए हमने लगभग 550 से अधिक सहकारी समितियां ऑन बोर्ड हो चुकी है। अब खरीदी का